तो कल हमने मेवाड़ वाली हिस्ट्री खत्म की थी। आज हम एक नई हिस्ट्री पढ़ेंगे, मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे। पर फिर भी पहले थोड़ा सा मेवाड़ वाला जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन करवा दूं आपको। तो कल हमने मेवाड़ वालों में पहले राजा पढ़ा था जय सिंह। जय सिंह के बारे में सीधी सीधी दो बातें। औरंगजेब से संधि की और जजिया के बदले में उसको पूर्व मांडल और बदनौर के इलाके दिए और जयसमंद झील बनवाई 1687 से 1691 तक। और ढबर झील भी कहते हैं। और बाबा के मगरी और पायरी नाम के उसके अंदर टापू बने हुए हैं। नर्मदेश्वर पास में एक शिव जी का मंदिर है और उसकी एक परमार रानी थी कोमला देवी, जिसके महल है, जिनको रूठी रानी के महल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जय सिंह के बाद हमने पढ़ा था अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के टाइम एक देबारी समझौता पड़ा था। मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ का अजीत सिंह और आमेर का सवाई जय सिंह। किसके खिलाफ? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ। शर्तें तो सवाई जय सिंह और अजीत सिंह उनके राज्य दिलाने में हेल्प की जाएगी। और जो अमर सिंह सेकंड की डॉटर है चंद्र कंवर, उसकी शादी जो है वो सवाई जय सिंह के साथ करेंगे। पर कंडीशन है कि जो चंद्र कंवर का बेटा होगा वो आमेर का नेक्स्ट किंग होगा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी थी अमर सिंह सेकंड के बाद में आगे संग्राम सिंह सेकंड। मराठे पहली बार इसी के टाइम में चौथ लेके गए थे और इसने अपने लड़के के लिए सहेलियों की बाड़ी बनवाई, अपनी मम्मी के लिए वैद्यनाथ का शिव जी का मंदिर बनवाया, जिसकी सिसारमा गांव में उदयपुर के पास, जिसकी प्रशस्ति रूप भट्ट ने लिखी। उसमें एक बांधनवाड़ा युद्ध का वर्णन है, बांधनवाड़ा अजमेर में, जिसमें मुगल सेनापति रणबाज खान को मार दिया गया था। फिर हमने पढ़ा था जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड के टाइम में हुरडा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734। और मैंने बताया था ये मराठों के खिलाफ सम्मेलन था, राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन था। अध्यक्ष मेवाड़ में हुआ तो मेवाड़ वाले अध्यक्ष थे इसमें, हुरडा भीलवाड़ा में पड़ता है जगत सिंह सेकंड। आमेर का सवाई जय सिंह था, जोधपुर के अभय सिंह थे, नागौर के बख्त सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, बूंदी का दलेल सिंह था, कोटा का दुर्जन साल था, करौली के गोपाल पाल थे, किशनगढ़ का राज सिंह था। बैठ के बातचीत की, सभी एक दूसरे की सहायता करेंगे और जैसे ही आफ्टर रेनी सीजन बरसात खत्म होगी रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे। लेकिन युद्ध के लिए ये लोग नहीं गए थे, इसलिए हम कहते हैं कि मराठा सम्मेलन क्या हो गया था, फेल हो गया था। और फिर उसी राजा ने पिछोला के पास में जगत निवास नाम के महल बनवाए थे, जिनको नेक राम ने अपनी पुस्तक जगत विलास में लिखा है। फिर भीम सिंह के बारे में पढ़ा था कि उसने अपने लड़की की शादी सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ की थी, वो मर गया तो जयपुर के जगत सिंह के साथ की गई थी। इस पर मारवाड़ के भीम सिंह के छोटे भाई मान सिंह ने ऑब्जेक्शन किया, तो मारवाड़ वाले मान सिंह और जोधपुर वाले जयपुर वाले जगत सिंह सेकंड के बीच में गिंगोली गया परबतसर का युद्ध हुआ। और कालांतर में अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खान पिंडारी के कहने पर और आपकी कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया था। कालांतर में मेवाड़ वाले भीम सिंह को भी 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ गई। अंग्रेजों की तरफ से आया था चार्ल्स मेटकॉफ, इनकी तरफ से गया था ठाकुर अजीत सिंह, फिर पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था जेम्स टोड। ये मेवाड़ की हिस्ट्री खत्म होती है। गोहिल डायनेस्टी पढ़ रहे थे, मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, अपने आगे मारवाड़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं। पहले तो एक बात की, जिसको मारवाड़ कहते हैं उस मारवाड़ में आता क्या था, पहले तो ये चीज देखी जाए। देखो कौन कौन से एरिया, जैसे मैंने मेवाड़ पढ़ा है तभी आपको एरिया बताए थे, इसमें कौन कौन से एरिया आते थे। तो ये देख लो, सिंपल सिंपल सा आपके सामने पड़ा है। मुख्य रूप से ये वाला इलाका अपने नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और जो पाली वाला इलाका था, बड़े बड़े तौर पे थोड़ी बहुत घटत बढ़त होती रहती थी, पर बड़े बड़े तौर पे जिसको मारवाड़ स्टेट कहते थे, मारवाड़ रियासत कहते थे, उसमें ये आया करता था। जैसलमेर अलग से भाटियों की रियासत हुआ करती थी, सिरोही अलग से देवड़ा चौहानों की रियासत हुआ करती थी। बाकी वाला जो इलाका था ये मारवाड़ के अंदर आया करता था। आपने अब जैसे वहां गोहिल डायनेस्टी थी, यहां पे कौन सी डायनेस्टी थी, तो यहां पे राठौड़ डायनेस्टी थी। बीच में कई बार मैंने बताया भी होगा, फिर भी और याद रखने वाली बात कि यहां पर कौन सी डायनेस्टी का शासन था, तो यहां पे राठौड़ डायनेस्टी का शासन था। सिंपल सी दो बातें याद रखनी है। वैसे तो खूब सारी माथापच्ची है कि राठौड़ों के बारे में कहा जाता है, कुछ इतिहासकार इनके बारे में कहते हैं कि ये कन्नौज के गहडवाल थे। कि कन्नौज के गहडवाल थे, वहां से इनका कोई एक वंशज यहां आ गया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे। कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो इनका शासन था राष्ट्रकूटों का, वो ये थे। पर ये इतिहासकारों की माथापच्ची है, अपने यहाँ पर ऐसा कोई सवाल पूछते नहीं, इसलिए क्यों फालतू में किए जाए। नोट्स के अंदर और आपको लिखे हुए मिल जाएंगे किस किसने क्या क्या कहा किसके बारे में, पर अपने याद रखने वाली बात इतनी, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा
इतिहासकारी अभी अभी तक इस पर एकमत नहीं हो पाएगी वास्तविक स्थिति क्या थी। अपने याद रखने वाली बात, कभी कोई प्री में आपसे पूछ ले कि कन्नौज के गढ़ वालों से किसकी ओरिजिन माना जाता है, तो मारवाड़ के राठौड़ों का। या पूछ ले कि साउथ इंडिया के राष्ट्रकूटों से किसका ओरिजिन माना जाता है, तो मारवाड़ के राठौड़ों का ओरिजिन माना जाता है। फिर भी और कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से वापस पूछ लेना। अभी याद रखने वाली इतनी सी बात। फिर कई इतिहासकार तो इवन यहां तक कहते हैं कि एक ही है यार, जिनको आप साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट कहते हो, उन्हीं को आके कन्नौज के अंदर क्या बोलने लग गए थे, गढ़वाल बोलने लग गए थे। और उन्हीं को आपको आके आपने मारवाड़ के अंदर क्या बोलना शुरू कर दिया था, राठौड़ कहना शुरू कर दिया था। पर थोड़ी सी अलग अलग सी बात है, याद रखने वाली सी याद कर लेना कि भाई कहाँ कहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो या तो कन्नौज से मानी जाती है या दक्षिण भारत से। कुछ कहते हैं कन्नौज में राष्ट्रकूट थे, सॉरी दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट थे, कन्नौज में जब ये आए तो इन्हीं का नाम गढ़वाल पड़ गया, और जब मारवाड़ में आए तो राष्ट्रकूट से अपभ्रंश होते होते इनका नाम क्या पड़ गया, राठौड़ पड़ गया। सिंपल सा इतना सा याद रखना आपने, तो ज्यादा माथापच्ची में नहीं पढ़ना। वो हिस्ट्री की बातें होती है, रिसर्च की बातें होती है, अपने ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या चीज है, ये आपके कौन कौन से रियासत में आते थे थोड़ा देख ही लेना आप वापस, वही हाईलाइट हो रहा है इसमें। अब अगला राजा का नाम आया, देखो एक राव सिंहा। राव सिंहा के लिए कहा जाता है कि ये जो थे ये राजस्थान में राठौड़ों के मूल पुरुष है, आदि पुरुष है। फाउंडर यदि कोई था राठौड़ों का राजस्थान में तो वो राव सिंहा थे। कहानी है, किंवदंती है, अपनी एक फोक लोर है कि अपने पाली वाला जो इलाका था इसमें पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मणों का शासन हुआ, सॉरी यहां पर रहा करते थे और व्यापार का काम करते थे, व्यापारी हुआ करते थे। व्यापार करने के लिए आगे बंगाल की तरफ, गुजरात की तरफ, सब जगह लोग व्यापार करने के लिए जाया करते थे। यहाँ पे कोई राजा वगैरह था नहीं, तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये लोग व्यापार करने के लिए जाते तो इनके साथ में लूट पाट हो जाया करती थी, बीच में कोई लुटेरे लूट लिया करते थे। इनके मन में ऐसा था कि यार अपने कभी राजा हो तो राजा का काम क्या होता है, राजा का काम रक्षा करना, तो यार अपने राजा हो तो वो अपनी रक्षा करें, अपने उसको टैक्स दे दें, ऐसी भावना इनके मन में भी थी। ऐसी कहानी है कि उस समय कन्नौज में एक राजा हुआ करते थे, सेतराम जी। किंवदंती है, अल्लाह जाने कितनी सच्ची कितनी झूठी, पर बात है सुनना आप, इस बहाने चीजें याद रहेगी थोड़ी। कि सेतराम जी कन्नौज के राजा हुआ करते थे, और सेतराम जी के बारे में कहा जाता है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे। सिया सेतराम जी का बेटा था कि 100 बेटे हुए थे, और बाकायदा अपने दो ही बोलते, गुणचा सा सियो बड्डो सिया बड्डा 50, कि 49 से सिया बड़ा था, सीए से बड़े 50 और थे। मतलब सीए से बड़े 50 थे, तो मतलब सिया कौन से नंबर पे आ गया, 51वें नंबर पे तो सिया ही आ गया। और ऐसी कहानी है कि जब सिया पैदा हुआ था, तो अब तो क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, हाथों हाथ अपने टाइम देखते हैं भाई 6:15 पे, हाथों हाथ टाइम नोट कर लेते हैं, पंडित जी दिखाते हैं, पंडित जी लो बनाओ भाई जन्मपत्री बनाओ, बच्चे की कुंडली बनाओ, कैसा रहेगा आगे, और पंडित जी जन्मपत्री बता देते हैं कि राजी हो गए इस बच्चे के। तो पहले अब ऐसा था नहीं टाइम एग्जैक्टली कैसे क्या पता लगाया जाए, तो पहले कहते हैं कि भाई सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी जहां पर हुआ करती थी, जहां पर छाया बनती थी, वहां पर यूं लाइनें वगैरह खींच लिया करते थे, और वो लाइनें वगैरह पंडित जी को दिखाते थे। पंडित जी उसके आधार पर बताते भाई सूर्य की रोशनी यहाँ पे थी तो इसका मतलब टाइम ये चल रहा होगा, और उसके अनुसार ग्रह नक्षत्र क्या होंगे वो बताया करते थे। कहते हैं जब सिंहा पैदा हुआ तो जो दाई तो समझ गए, नर्स जो डिलीवरी करवाने वाली महिला होती है, वो जो थी, और बच्चा पैदा हुआ, उसको कहा था तू लाइन खींच देना, वो बेचारी लाइन खींचना भूल गई। वो 10 मिनट बाद में लाइन तो खींची नहीं, और वो भाग के गई, उसने लाइन खींची। उसने कहा राजा क्या पता कब खींची कब नहीं खींची। राजा आया, पंडित जी को लेके आया, पूछा कि साहब लाइन दे के बताओ, और कहते हैं भाई पल पल में भाग्य तो बदल जाते हैं। और पंडित जी ने लाइन देकर पंडित जी ने कहा भाई बहुत गलत बात हो गई है। तो क्या हुआ, इस बच्चे का मुंह यदि बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा। राजा ने कहा तो अपने मुंह देखना कौन सा जरूरी है, फेंक दो इसको, मार दो इस बच्चे को। जल्लाद बुलाए, जल्लादों को कहा जंगल में ले जाओ, मार दो इस बच्चे। जल्लाद उस बच्चे को जंगल में लेके गए, और कहते हैं कि वहां पर उन जल्लादों को लगा कि यार कितनी जल्लाद है अपने, लेकिन यूं आज एक दिन के बच्चे को तो कैसे मारा जाए। और कहते हैं उन्होंने उस बच्चे को मारा नहीं, और एक कोई शेर की गुफा थी उसके अंदर फेंक के आगे, वाह जंगली जानवर अपने आप ही खा जाएगा, अपने पे तो पाप नहीं लिया जाए सीधा सीधा। कहानी का रोमांच ये कि गुफा के अंदर केव जो थी उसमें शेरनी थी, और शेरनी ने उसी दिन अपने बच्चों को जन्म दिया था, सोई हुई थी। वो बच्चा भी लुढ़कता लुढ़कता उसके पास जाके गिर गया। शेरनी जब जागी तो उसको लगा कि ये भी मेरा ही बच्चा होगा, और शेरनी ने उसको पालना शुरू कर दिया। डार्विन वाला अनुकूलन का सिद्धांत है, व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है वैसा वैसा हो जाता है।
और कहते हैं कि वो अब उन जानवरों के साथ रहने लगा, शेरों के साथ रहने लगा। अब वो हाथों को भी पैरों की तरह इस्तेमाल करता था, ऐसे 4 हाथों से चला करता था, एकदम ही हाथ आगे निकाल के चलता था। कई दिन बीत गए, वो वैसे ही अब पशुओं के साथ रहे, पशुओं को मार के खाए, वैसे ही दहाड़े चिंगाड़े। कहते अपने वाले पालीवाल ब्राह्मण एक बार व्यापार करने के लिए कहीं जा रहे थे, वो उस कन्नौज के पास से जंगलों से निकले और उन्होंने एक चीज देखी कि 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं और उन 500 में एक शेर आदमी, और वो बाकायदा हाथों को पैरों की तरह इस्तेमाल करता हुआ वैसे चल रहा है, और वो बाकी 4 शेरों को भगा रहा है, बाकी 4 शेरों को मार रहा है। वहां पे वो जीत रहा है उसके अंदर, पर वो दहाड़ रहा है, चिंगाड़ रहा है, उनकी तरह बर्ताव कर रहा है। उनको लगा यार ये क्या है। वो बेचारे वहां से भागे, आगे जाके थे, शेतराम जी राजा थे, शेतराम जी को जाके उन्होंने कहा कि आपके जंगलों में हमने कोतक देखा है भयंकर बड़ा, क्या हुआ, क्या बात है। अरे एक आदमी है ऐसे ऐसे शेरों के साथ। शेतराम जी ने कहा यार सुबह सुबह मैं ही मिला तुमको बनाने के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है, आदमी शेरों के साथ रहे। उन्होंने कहा हम देख के आए आपको, उसकी सौगंध लगे हमें। कहते हैं जल्लाद वहीं सामने बैठे हुए थे, और जल्लाद खड़ा हुआ और उसने कहा साहब यदि गलती माफ करो तो मैं एक बात बताऊं। शेतराम जी ने कहा कि 7 खून माफ है, तू तो बात बता। साहब वो जो आपके 51 नंबर पे हुआ था ना, 51वां बच्चा जो हुआ था, और हम उसको फेंक के आ गए थे, और हमने मारा नहीं था, शेर की गुफा में फेंक के आ गए थे। हो ना हो ये बच्चा वही है। कहते सेना भेजी, सेना भेज के उस बच्चे को बुलाया गया, पकड़ के लाया गया। वो तो शेरों की तरह रहे, पर वापस वही डार्विन का अनुकूलन का सिद्धांत। अब जब मिनक दिखाए तो थोड़ा मिनकों जैसा हुआ। तो यार आदमी ऐसे होता है, कपड़े वपड़े पहने क्या जिंदाबाद तरीके से घूमता रहता है। तो बोलना सिखाया, उसके बाल वाल काटे, कोई खुरपे से दांत वांत सही किए, उसको मिनकों के बीच में बिठाया। वो ब्राह्मण तो आगे चले गए व्यापार करने के लिए। थोड़े दिनों बाद ब्राह्मण लौट के और उन्होंने कहा कि साहब हम वो एक आदमी बता गए थे, अब क्या हुआ उसका। और राजा ने कहा थैंक यू यार, मेरे बेटे से मिलवा दिया मेरे को। ये बेटा कहा आजकल वैसे नहीं रहता है। नहीं आजकल एकदम सही है। अभी तक भी कई बार तो कच्चा मांस खा जाता, पर फिर भी आजकल इसको रोस्टेड खाना सिखाई दिया, आजकल थोड़ा ढंग से मिनकों की तरह रहने लग गया है। राजा ने कहा यार मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ तुम। उनका साहब हमारे वहां पे उस एरिया में कोई राजा नहीं है, यदि आप अपना कोई बंदा भेज दो तो हमारे वहां पे सेवा करे, हमारे वहां पे रहे तो थोड़ा ठीक रहे। राजा ने कहा ठीक है, तो मेरे तो खूब सारे बेटे, किसी को ले जाओ। पाली वालों ने कहा किसी को नहीं साहब, ये बड़ा दो हमें तो कहते हैं राव सिंहा, वहां से राव तो उपाधि हुआ, टाइटल हुआ करता था। वो शेरों के साथ, सिंहों के साथ रहा था, इसलिए उसका नाम सिंहा पड़ा। सिंहा वहां से आया पालीवाल ब्राह्मणों के साथ और बताया, वो बताओ कौन कौन से इलाके हैं भाई, तुम्हारी क्या क्या करना है। इस एरिया के अंदर आता है, पालीवाल ब्राह्मणों को मुक्ति दिलवाता है, जो लुटेरे थे उनसे मुक्ति दिलवाता है, यहाँ पर अपना शासन स्थापित करता है। तो राठौड़ों में सबसे पहला आदमी को शासन स्थापित करने के लिए आया था, तो वो कौन थे, राव सिंहा सबसे पहले आए थे यहाँ पे, जो मारवाड़ के राठौड़ उनका। हालांकि अपने को यहाँ पे मैंने दिन पहले ही बताया था आपको, 997 का एक धवल नाम के राजा का अस्थि कुंडी का अभिलेख मिलता है, उसमें राठौड़ों का वर्णन है, पर वो कौन थे, कब आए, कहाँ चले गए, उनकी ज्यादा जानकारियां नहीं है। बाद की जो पीढ़ियां मिलती है मारवाड़ के राठौड़ों की, उनकी यदि वंशावली कहीं से शुरू होती है तो वो कहाँ से शुरू होती है, सिंहा के साथ में शुरू होती है। तो सिंहा राजस्थान में राठौड़ों का प्रथम पुरुष था, उनका फाउंडर था, उनका आदि पुरुष था, उनका सबसे फर्स्ट एंसेस्टर वही हुआ था यहाँ पे आने वाला, कि उसी के नाम से आगे वंशावली पूरी की पूरी शुरू की जाती है। अब फिर कहते हैं कि भाई सिंहा आ गया तो राजा होगा, तो राजा की कोई ना कोई राजधानी होगी, तो उसकी राजधानी थी खेड़। अपने बाड़मेर में एक जगह पड़ती है खेड़ को उसने अपनी राजधानी बनाया था, और यहीं पर एक बार वो आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद हुआ था, लड़ते लड़ते शहीद हुआ था। पाली में एक गांव पड़ता है बिट्ठू, उस बिट्ठू गांव के अंदर उसकी छतरी बनी हुई है, सिंहा की छतरी। 2-3 बातें याद रखने वाली कि राजस्थान में राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था, तो राव सिंहा था, कन्नौज से आया था, उसने राजधानी अपनी खेड़ बनाई। किसके लिए आया था, तो पालीवाल ब्राह्मणों के लिए आया था, और उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है, तो बिट्ठू के अंदर उसकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो बस 2-3, खेड़ बाड़मेर में पड़ता है, बिट्ठू पाली में। अब ये कहानी जो मैंने सुनाई ये लगातार चलती रहती है, कई सालों से हम सुन रहे इस कहानी को। कहते हैं कि भाई राव सिंहा वहां से 7 घुड़सवारों के साथ आया था। 7 मतलब 20 7 बार 140 घुड़सवारों को लेकर वहां से आया था, और यहाँ पे आगे शासन स्थापित किया था। फिर आने वाली पीढ़ियों ने राव सिंहा के बारे में और बढ़ा चढ़ा के बातें बताई। किसी ने पेंटिंग बना दी उसकी, जिसके अंदर शेरों के साथ में लड़ रहा है वो। अंग्रेजों के टाइम में एक हिस्टोरियन था अंग्रेजों का, रुडयार्ड किपलिंग, और रुडयार्ड किपलिंग अपने जोधपुर के अंदर कई दिन तक रह के गया था, मेहरानगढ़ के किले में। हो ना उसने फोटो देखी, उसने पूछा होगा कि भाई ये किसकी, अपने वालों ने कहानी सुनाई, इनको नहीं जानते, ये तो सिंहों के साथ रहे थे, हमारे सिंहा जी है,
हमारे सबसे पुराने दादाजी यही है। इनके बाद में हमारी जो वंशावली राजस्थान वालों की शुरू होती, और उसको ये कंसेप्ट बड़ा पसंद आया रुडयार्ड किपलिंग को कि यार ऐसा भी मतलब आदमी जानवरों के साथ रहे, जानवरों जैसा हो जाए। उसकी पूरी बुक है द जंगल बुक, जिसका कैरेक्टर मोगली आप सबने सुना होगा। जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला, वो जो मोगली वाला कैरेक्टर है, रुडयार्ड किपलिंग को कहीं ना कहीं उसकी जो प्रेरणा है वो यहाँ से प्राप्त होती है। जंगल बुक वो किताब है जिसको 1907 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फर्स्ट इंग्लिश, पहला अंग्रेज कोई जिसको साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल मिला था, तो रुडयार्ड किपलिंग हुए थे। तो रुडयार्ड किपलिंग अपने जोधपुर में खूब दिन तक रह के गए, और जोधपुर में आप भी जाओ तो देखना वो पेंटिंग लगी हुई है। हम मोगली को अलग से जानते हैं, पर हम सिया की कहानी नहीं जानते। हम अंग्रेजों के मोगली पर राजी हो जाते हैं, पर हमारी सिया वाली कहानी जैसे आती तो अपने कहते यार फेंक दी होगी किसी ने, यूं ही कहानी होगी। भगवान जाने जो भी रहा हो, पर है तो उसकी प्रेरणा तो उधर से मिलती है किपलिंग को। तो सिया जी अपने याद रखना भाई आपने। फिर आगे आगे वाला राजा पढ़ते हैं, देखो। इसके बाद एक राजा आगे, दुहड़। अब जब यहाँ शासन स्थापित हो गया, दुहड़ जी यहाँ पे रहते थे। कहते हैं दुहड़ जी एक बार अपने ननिहाल गए हुए थे, और ननिहाल वालों ने किसी ने ताना मार दिया कि यार तुम राठौड़ों की तो कुलदेवी ही नहीं है, यहाँ पे कुलदेवी का मंदिर नहीं है। दुहड़ अपनी मम्मी के पास आया, मम्मी को पूछा भाई अपनी कुलदेवी कौन है, और मम्मी ने बताया कि तुम्हारी कुलदेवी तो साउथ इंडिया में, तुम्हारी कुलदेवी तो कर्नाटक में। कहते हैं दुहड़ यहाँ से कर्नाटक गया और अपनी कुलदेवी की मूर्ति लेकर आया था। कर्नाटक से कुलदेवी की मूर्ति लेकर आता है, और वो जो कुल देवी है, जो क्लेन डेटी है, उनका नाम है नागणची माता। नागणची माता की मूर्ति लेकर आए। वही पुरानी कहानियां वैसे के वैसे, कुल देवी है ये भाई, क्लेन डेटी है, और पूरी क्लेन गोडेज है कि पुरानी कहानियां की माता जी ने कहा कि मेरी मूर्ति लेके तू जहां तक चलेगा और पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वहां तक मैं तेरे साथ जाऊंगी। कहते हैं एक जगह उसने पीछे मुड़ के देख लिया, वहां से फिर वो मूर्ति आगे नहीं चली, फिर मंदिर वहीं बनाना पड़ा। वहां मंदिर बनाया गया, तो नागणची का मंदिर बनाया गया, इसलिए गांव का नाम है नागणा। बाड़मेर के अंदर नागणा नाम का गांव है। नागणची माता का मंदिर बनाया, इसलिए गांव का नाम पड़ गया नागणा। अब तो ये वाली जो चीज है कि वो मूर्ति कर्नाटक से लेके आया था, ये कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा करती है, भले इतिहासकारों का ध्यान नहीं जा रहा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं राठौड़ों का साउथ इंडिया से लेना देना है, वरना उनकी मूर्ति कर्नाटक क्यों जाएगी? उनकी मूर्ति का साउथ इंडिया में क्या लेना देना रहा होगा? पर कुछ रहा होगा तभी वो कुलदेवी की मूर्ति वहां थी, वो गया होगा। ये बाद वालों ने ये कहानी लिखी हुई है, उन्होंने याद भी रखी है कहानी कि भाई पहले साउथ इंडिया में कहीं पे चिंता था, चीता करते होंगे, और बाद वहां से चलते चलते कन्नौज की तरफ आए होंगे, कन्नौज से कोई आदमी इधर मारवाड़ की तरफ आ गया होगा। थोड़ा सा याद रखना भाई। तो इस राव दुहड़ के बारे में एक ही बात है कि अपने कुलदेवी की मूर्ति लेके आया था। कुलदेवी का नाम क्या था? तो नागणची माता कुलदेवी का नाम था, और उनका यहाँ पे मंदिर वगैरह कहाँ बनवाया गया? तो नागणा के अंदर बनवाया गया था, बाड़मेर के अंदर पड़ती। एक वैसे तो बात आगे आएगी, फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊं। इस दुहड़ के एक छोटे भाई थे, धांधल भाई थे, और इन धांधल का बेटा हुआ था पाबू। पाबू जी राठौड़, जो राजस्थान के एक लोक देवता है, प्रसिद्ध लोक देवता। आगे हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में खूब सारी बातें, तब मैं और बताऊंगा। पर वो भतीजे हैं एक तरीके से, दुहड़ के भतीजे ही। तो यहाँ पे थोड़ा याद रखना इस बात को, ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊं तो आपके थोड़ा याद रह जाए वहां पे। तो ये भाई आपका, ये आपके नागणची माता की जो मूर्ति है वो लेके जो आया होगा, नागणा के अंदर है, तो माता जी को हाथ जोड़ लेना आप। ये नागणची माता है, दुहड़ इनकी मूर्ति लेके आया था। इसके बाद में आगे राजा हो गए मल्लीनाथ जी एक। फिर मल्लीनाथ जी राजा है। मल्लीनाथ जी के टाइम में थोड़ा मारवाड़ का विस्तार हो गया, तो मल्लीनाथ जी ने कहा यार अब खेड़ से तो पार पड़ेगी नहीं, राजधानी दूसरी बनानी पड़ेगी। तो कहते हैं मल्लीनाथ जी ने राजधानी दूसरी बनाई थी, मेवानगर। बाड़मेर में एक और जगह पड़ती है मेवानगर, ये राजधानी बना देगी मेवानगर को। तो पहले राजधानी खेड़ है, और उसके बाद राजधानी क्या बना दी गई? मेवानगर। मल्लीनाथ जी खुद ही भाई लोक देवता, अपने फोक डेटी है, अपने फोक डेटी है, लोक देवता है मल्लीनाथ जी। और पश्चिमी राजस्थान में लोग इनको खूब सारे मानते हैं। इवन इतना कि बाड़मेर का क्षेत्र का तो नाम ही इनके नाम पे मालानी है। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से इलाके को मालानी एरिया कहा जाता है, तो अपना जो बाड़मेर एरिया उसको मालानी कहा जाता है। और मालानी नाम क्यों पड़ा? तो मल्लीनाथ जी की वजह से। और इसीलिए जो बाड़मेर वाली ट्रेन जाती है नाइट वाली, अपने दिल्ली से जो ट्रेन आती है, उसका नाम ही मालानी एक्सप्रेस पड़ गया।
तो मालानी इनकी वजह से, भाई मल्लीनाथ जी की वजह से पढ़ा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ध्यान में रखना हमेशा ये बात आप। मल्लीनाथ जी जब मैं लोक देवता पढ़ूंगा तो मल्लीनाथ जी की और खूब सारी बातें पढ़ेंगे हम, कि तिलवाड़ा में इनका मेला लगता है, इनकी जो रानी हुए थे रूपा देव वो भी एक लोक देवी हुए हैं, उगम सिंह भाटी इनके गुरु हुए थे, तमाम कहानियां वहां पर और करेंगे। यहाँ जब मैं केवल राजाओं की बात बता रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको पॉलिटिकल तक रखा जाए, तो ये बातें याद रहे अपने, कि मल्लीनाथ जी की राजधानी मेवानगर थी, और मल्लीनाथ जी ने कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है, और मल्लीनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के एक फोक डेटी है, इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इतनी बातें थोड़ी सी याद रखना आपने। फिर मल्लीनाथ जी के बारे में एक दूसरी बात बताता हूँ। मल्लीनाथ जी का एक बेटा था जगमाल। जगमाल कहते बहुत बदमाश था, लड़ाइयां करने में डेली मार पीट करता, कभी किसी न किसी को पीट के आ जाता, और को नहीं मिलता तो घर में आके पीट लेता। कहते हैं एक बार तो अपने अंकल को पीट लिया था। मल्लीनाथ जी के भाई थे बीरम देव जी, एक दो बार तो वीरम देव जी की पिटाई कर दी थी, इसलिए मल्लीनाथ जी तो खुद ही थोड़े नाराज से रहा करते थे। और मल्लीनाथ जी हमेशा उलाहना देते रहते कि यार क्या लड़ाइयां करता रहता है। ऐसे एक बार समय बीत रहा था, वहीं राजधानी के पास में बाड़मेर के अंदर कोई गांव पड़ता था सिणली, और एक दिन कोई वहां पे गांव की लड़कियां, गणगौर के आसपास का टाइम था, और गांव की लड़कियां कुएं पर पानी भरने के लिए गई हुई थी। उधर से गुजरात के राजा की सेना गुजर रही थी, और गुजरात की राजा का जो सेनापति था वो उन लड़कियों को उठा के ले गया। थोड़ी देर तक लड़कियां जब पानी लेके वापस नहीं आई तो कहा कि भाई लड़कियां कहाँ गई, लड़कियां कहाँ गई। तो लड़कियों को तो गुजरात का पता लगाया, वहां पर तो गुजरात की सेना निकल रही थी, वो लड़कियों को उठा के ले गई। जनता की रक्षा कौन करे, राजा बेचारे भाग के गांव वाले राजा के पास आए, मल्लीनाथ जी के पास आए, राजा जी आपके राज में हमारी लड़कियों को ऐसे ऐसे गुजरात का जो सेनापति वो उठा के लेके चला गया, मुस्लिम सेनापति था, मुस्लिम राजा था, वो उठा के लेके चले गए, हमारी बचाओ। मल्लीनाथ जी ने कहा ठीक है भाई सेना तैयार करो, सेनापति को ऑर्डर दिया, सेना तैयार हो रही थी। इतने में जगमाल आया कहीं से, और डैडी किधर तैयार हो रहे हो आज। मल्लीनाथ जी ने कहा मंगते